स्वागत है आपका प्रोफेसर अरुण कुमार नई परख के मंच पर एक बार फिर। कुछ मीडिया मंचों पर बार-बार ये बात कही जा रही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए उम्मीद की किरणें दिखाई पड़ रही हैं और वो जिन उम्मीद की किरणों का ज़िक्र कर रहे हैं वो दरअसल 2 हैं। पहला तो ये कि यूरोपीय यूनियन के साथ में भारत का एक बहुत बड़ा वाणिज्य समझौता होने जा रहा है और उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो मदर ऑफ ऑल डील्स है। और उसके जब उस समझौते के बारे में चर्चा होती है तो साथ में नरेंद्र मोदी का ये वक्तव्य भी आता है कि इस देश के नौजवानों को 1 करोड़ रोजगार मिल सकते हैं उससे, 1 करोड़ रोजगार मिलेंगे। दूसरी बात डोनाल्ड ट्रंप की कही जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने समझ लिया है, विश्वास कर लिया है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना तकरीबन बंद कर दिया है और उन्होंने अपने एक कार्यक्रम में ये बात कही भी है कि उन्होंने मोदी से बात की थी। मोदी हमारे दोस्त हैं, बहुत ज़बरदस्त आदमी हैं, मैंने उनसे बात की है और उन्होंने मुझसे कहा है कि तेल खरीदना हमने तकरीबन बंद कर दिया है रूस से। तो अब बहुत बड़ी कोई डील भी और अमेरिका के साथ भी ट्रेड डील होने वाली है। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये 2 बातें भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए जो दिक्कतें पैदा हो गई थी, उन दिक्कतों को दूर करने में भारतीय अर्थव्यवस्था को इससे मदद मिलेगी। जी, प्रोफ़ेसर साहब आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, जो ईयू के साथ डील हो रहा है वो मेरा मानना है कि ट्रंप की वजह से हो रहा है। हुँ, क्योंकि ईयू ने ट्रंप ने ईयू के ऊपर दबाव डाला, हुँ, भारत के ऊपर दबाव डाला। जिस तरह से वो ग्रीनलैंड में कर रहे हैं तो सारे यूरोपियन देश नाराज हैं। हुँ, उधर वो कनाडा पे भी दबाव डाल रहे हैं कि चीन के साथ अपना हुँ, अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपके ऊपर हम टैरिफ लगा देंगे, हुँ, वगैरह वगैरह। तो इस समय बाकी देश अमेरिका छोड़ के वो इस कोशिश में है कि आपस में कुछ समझौता हो जाए, जिससे कि कुछ जो गड़बड़ी हो रही है ट्रंप की वजह से उसका हुँ, कुछ रास्ता निकाला जाए। हुँ, ईयू के साथ हमारा नेगोशिएशन 2007 से चल रहा है। हुँ, 2012 में रुक गया था, फिर 2022 में दोबारा शुरू हुआ। तो एक तरह से कहा जाए तो 18, 19, 20 साल से ये हुँ, कोशिश है कि ईयू के साथ नेगोशिएशन हो जाए। सवाल उठता है कि ये ट्रेड नेगोशिएशंस की ज़रूरत क्या पड़ती है? हुँ, वजह उसकी ये है कि अगर हमारा एक्सपोर्ट में सरप्लस जो आता है, तो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए वो पॉजिटिव हो जाता है। क्योंकि मतलब डिमांड बढ़ जाती है अर्थव्यवस्था में, जिससे कि उत्पादन बढ़ जाता है, उससे जो है खुशहाली होगी। लेकिन हुआ क्या है अगर आप देखें तो बहुत सालों से कि जो उन्नत देश हैं, वो अपना जो ट्रेड इस प्रकार से करते हैं कि जिससे उनको फ़ायदा होता है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ को नुकसान होता है। वजह उसकी ये है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमज़ोरी है, हमारे पास उन्नत टेक्नोलॉजी नहीं है, उनके पास उन्नत टेक्नोलॉजी है, जिसका जो मोनोपोली का फ़ायदा उठाते हैं और जो दाम वो चार्ज कर सकते हैं उससे वो ज़्यादा दाम चार्ज करते हैं। और भारत जैसे देशों को हमको आपस में कम्पीट करना पड़ता है। मतलब अगर जैसे टेक्सटाइल है तो उसमें बांग्लादेश भी सप्लाई करता है, वियतनाम भी करता है, चीन भी करता है, भारत भी। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम जितने कम से कम दाम में वो बेच सकें वो बेचें। तो हमारे आपस में बीच में कंपटीशन की वजह से हमारे दाम कम रहते हैं, उनके पास मोनोपोली होने से उनके दाम ज़्यादा रहते हैं। तो इस वजह से जिसको कहा जाता है टर्म्स ऑफ ट्रेड उनके हक में चले आते हैं। यानी कि जितना माल वो हमें सप्लाई करते हैं और जितना हम उनको सप्लाई करते हैं, उससे उनको बेनिफिट पहुँचता है ज़्यादा और हमें नुकसान होता है। जी, तो ये जो ट्रेड है, इसलिए कोशिश होती है कि हमारे जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो बराबर रहे, हुँ, वो एक के या दूसरे के हक में ना हो। लेकिन क्योंकि हमारी कमज़ोरी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है और हमको एक्सपोर्ट करना ज़रूरी है जिससे कि हमारा जो डिमांड अर्थव्यवस्था में बनी रहे, तो इसलिए हमारे कैपिटलिस्ट जो हैं वो हमारे वर्कर्स को स्क्वीज़ करते हैं जिससे कि उनकी प्रॉफ़िट मार्जिन ना कम हो। तो एक तरह कहा जाए कि जो ट्रेड होता है, उसका असर जो होता है वो हमारे वर्कर्स पे, हमारे किसानों पे होता है और हमारे कैपिटलिस्ट फ़ायदा उठाते हैं। जो अमेरिका या यूरोप के जो कैपिटलिस्ट हैं वो फ़ायदा उठाते हैं और उनका जो वहाँ पे जो पब्लिक है उसके दाम कम रहते हैं, उससे उनको फ़ायदा पहुँचता है। तो इसलिए ट्रेड जो है, उसमें देखना पड़ता है कि आपके टर्म्स क्या हैं। अगर आपके टर्म्स ठीक हैं, तो आपका ट्रेड ठीक है, अगर आपके टर्म्स विपरीत हैं, तो आपका ट्रेड आपके हक में नहीं है। तो अभी ईयू क्या चाहता है? वो चाहता है कि हम ऑटोमोबाइल सेक्टर को खोल दें, वो चाहता है हम अपना कृषि का बाज़ार खोल दें, क्योंकि वहाँ पे कृषि का मतलब बहुत सब्सिडी दे के वहाँ पे किसान उगाते हैं, जैसे अमेरिका के। तो अमेरिका की भी डिमांड रही है कि जो हमारा कृषि का मार्केट खुल जाए, ईयू का भी रहा है कि जब वो हमारा कृषि का मार्केट खुल जाए। फिर वो चाहते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट जो हो वहाँ से यूरोप से,
उस पे हमारी जो है सरकार रोक-टोक ना लगाए। तो इन्वेस्टमेंट पे भी वो चाहते हैं कि जो है वो हो जाए। तो लग रहा है कि हम इन सब पे कुछ कंसेशन देने वाले हैं, ये ट्रेड ट्रेड डील करने के लिए। और ये तीनों चीज़ें मुझे लगता है कि हमारे देश के हित में नहीं रहेंगी। और हम क्योंकि अभी अमेरिका से बहुत प्रभावित हैं, अमेरिका के जो ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है, उससे हमारे खासकर एक्सपोर्ट वाले जो सेक्टर हैं, लेबर इंटेंसिव सेक्टर, उनमें परेशानी है। तो कुछ सुनने में आ रहा है कि कुछ इन सेक्टर्स में जहाँ पे हमें अमेरिका से परेशानी है, वहाँ पे शायद ईयू हमें कुछ कंसेशन दे दे। तो जो हमारे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, जिनमें परेशानी अमेरिका की वजह से हो रही है, उसमें शायद फिर हम ये कहने के लायक होंगे कि देखो हमारा ट्रेड वहाँ नहीं हो रहा, तो हमारा ट्रेड यहाँ पे हो रहा है। तो इस तरह से हो सकता है कि कुछ हमें उसमें बेनिफिट मिले। लेकिन एक और परेशानी का जो बात सामने नज़र आ रही है कि 1 फरवरी से वहाँ पे वो कार्बन का जो हमारा स्टील है, जो बाकी और उत्पादन है, जिसमें हमारा कार्बन का इस्तेमाल ज़्यादा है, उस पे वहाँ पे कुछ टैरिफ लगाने वाले हैं यूरोप में। तो उससे फिर हमारा जो जो एक्सपोर्ट है, उसके ऊपर नेगेटिव असर होगा। तो क्या हमें उसमें कुछ कंसेशन मिलेगा? क्योंकि भारत की कोशिश रही है कि वहाँ पे कुछ कंसेशन मिले, जिससे वो जो हमारे एक्सपोर्ट हैं, वो ना हो। फिर आप देखें तो 2022 से यूक्रेन के युद्ध के बाद से भारत का सरप्लस ईयू के साथ बढ़ गया है, क्योंकि हम यहाँ से रूस से सस्ता क्रूड लेके और यूरोप सप्लाई कर रहे हैं। तो जो हमारा 1-2 बिलियन डॉलर का सरप्लस रहता था, अब वो एकदम से 20, 22, 23 बिलियन डॉलर का सरप्लस हो गया। लेकिन अब क्योंकि ये ट्रंप ने हमारे ऊपर ये एक्स्ट्रा टैरिफ की थ्रेट लगाई है रशिया से लेने की, और यहाँ तक कि कहा 500% तक अगर हम लगा देंगे, तो अब हमारा जो वहाँ से क्रूड जब सस्ता आता था, वो अब वहाँ से नहीं आएगा। तो हमारा ये जो सरप्लस जो ईयू के साथ था, वो मेरा मानना है कि शायद थोड़ा कम हो जाएगा आने वाले समय में, क्योंकि ईयू भी कोशिश में है कि वो जो है प्रतिबंध लगा दे कि जो सामान रूस से आ रहा है और जो उनके यहाँ पहुँच रहा है, उस पे वो प्रतिबंध लगाने की कोशिश में है। तो कुल मिला के कल ही पता लगेगा कि एग्ज़ैक्टली इन सब चीज़ों में से कौन-कौन सी चीज़ें हैं, जिससे कि ईयू को फ़ायदा पहुँचने वाला है, या कहीं भारत को इससे कुछ फ़ायदा मिलेगा। जो आपने दूसरी बात कही कि शायद अमेरिका भी ये कर दे। नहीं, सर मैं एक बात बीच में रोकूंगा आपको, माफ कीजिए, क्योंकि इसी यूरोपीय यूनियन के साथ जो ट्रेड डील होने वाली है, उसी से जुड़ा हुआ सवाल है। इस ट्रेड डील की रोशनी में, ट्रेड डील की संभावना की रोशनी में प्रधानमंत्री ने ये दावा किया है कि भारत के युवाओं को 1 करोड़ रोजगार मिल सकता है। ये दावा किस आधार पे होता है? मतलब ये उन्होंने किस आधार पर दावा किया? कैसे वो उस नतीजे पे पहुंचे कि इसमें 1 करोड़ रोजगार निकलने की संभावना है? देखिए, ये तो मुझे लगता है कि सिर्फ़ एक लोक लुभावन बात करने की बात है। अच्छा। अगर आपका जो जैसे कि टेक्सटाइल सेक्टर है या श्रिम्प सेक्टर है, जहाँ पे अमेरिका की वजह से धक्का लगा, हाँ। तो जो आपका जो लॉस होने वाला था, जो आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में लॉस होने वाला था, वही आपका कवर हो पाएगा। ऐसा नहीं कि अतिरिक्त काम बनने लगेंगे, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट वहाँ से आएगा, या जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर है, उसको आप खुली छूट दे देंगे, तो फिर हमारे यहाँ ऑटोमोबाइल सेक्टर में धक्का लग सकता है। या जैसे कि अगर आप कृषि है, कृषि में उनकी खुली छूट देने की होगा, तो हमारी किसानी में धक्का लगेगा, तो वहाँ पे जॉब्स कम हो जाएँगे। तो मेरा मानना है कि अक्सर होता ये है कि जब सरकार कुछ इन्वेस्टमेंट करती है, तो बोलती है कि इतने हम जॉब्स क्रिएट कर देंगे उसमें। जबकि संघर्ष क्षेत्र में जब जॉब्स क्रिएट होते हैं, और खासकर जो यूरोप से इन्वेस्टमेंट आएगा, वो तो संघर्ष क्षेत्र में ही आएगा। उसमें तो रोज़गार ज़्यादा पैदा होता नहीं है। और अगर वहाँ पे वो डिस्प्लेस करेगा हमारे असंगठित क्षेत्र को, जो बात मैं बार-बार कह रहा हूँ कि जितना संगठित क्षेत्र तेज़ी से बढ़ रहा है, वो असंगठित क्षेत्र के एवज़ में बढ़ रहा है, कि असंगठित क्षेत्र की जो डिमांड है वो वहाँ शिफ्ट हो रही है। तो फिर वो जो है रोज़गार एक्चुअली कम होगा, ना कि ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसलिए ये सब बात तो एक समझिए कि एक पैकेज है, कि आप हर चीज़ पे कह देंगे कि इतना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, उससे इतने जॉब्स क्रिएट हो जाएँगे, जबकि परेशानी हमारी बेरोज़गारी की परेशानी बढ़ती चली जा रही है। तो इसलिए मेरा मानना है ये 1 करोड़ का तो कुछ ऐसे ही उछाल दिया गया है, एक आम जनता को खुश करने के लिए, कि देखो इतना इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, इससे इतना फ़ायदा हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि कोई कैलकुलेशन किया गया है, जिसके आधार पे ये बात कही गई होगी। मतलब पर जो गुलाबी तस्वीर दिखाई जा रही है। जी मतलब हाँ, जी हाँ। हाँ, गुलाबी तस्वीर दिखाई जा रही है। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, इसी से एक बात समझ में आती है कि इस तरह के बहुत सारे दावे किए जा चुके हैं अभी तक। जी हाँ। प्रधानमंत्री द्वारा किए जा चुके हैं, और सत्तारूढ़ दल के लोग भी करते ही रहते हैं। या फिर राज्यों में भी भले ही भाजपा की सरकार ना हो, विपक्ष की सरकार हो, वहाँ भी इतना जी हाँ।
ये निवेश मेला लगा लिया, अब इतने हमारे पास इतने करोड़ का निवेश होगा, इसमें से इतने रोजगार निकलेंगे, ये सब इस तरह की बातें की जाती रहती हैं। बिल्कुल। फिर इन बातों का कोई सोशल ऑडिट नहीं होता कि भाई 6 महीने बाद, साल भर बाद, 1.5 साल बाद कभी तो उनकी बातों की जांच भी होनी चाहिए कि भाई ये जो बातें करते हैं इसका मतलब क्या है? देश में तो रोजगार की कमी बनी हुई है। बिल्कुल सही बात है। और क्या है कि हमारा जो लेबर है वो लाचार है एक तरह से। जब उसको काम नहीं मिलता तो खुद ही कोई खोमचा लगा लेगा, चाय बेच देगा, कुछ सब्जी बेच देगा, कुछ अपना ये, तो जिसको हम कहेंगे कि जब वो अंडर एम्प्लॉयड है, वो कहीं रिक्शा ही जब करेगा, कहीं ठेला ही चला लेगा, तो वो कोई सिस्टम नहीं जनरेट कर रहा। वो तो क्योंकि वो भूखा नहीं मरेगा, तो इसलिए उसको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो उसको हम कहते हैं कि उसको तो रोजगार मिल गया। उसको रोजगार नहीं हो तो लाचारी में जो ये सब काम हो रहा है, सिस्टम नहीं जनरेट कर रहा। नहीं, जो ये बात बिल्कुल बात सही है सर आपकी। मेरा सब बिल्कुल सही है, मैं सहमत हूँ आपकी इस बात से। मैं तो सवाल ये उठा रहा था कि ये जो सरकार द्वारा दावे किए जाते हैं, सरकार में बैठे लोगों द्वारा दावे किए जाते हैं, उसमें प्रधानमंत्री सबसे आगे की पंक्ति में शामिल हैं, वो सबसे ज़्यादा दावे करते हैं इस तरह के। तो उन दावों की जांच करके अर्थशास्त्रियों द्वारा या आर्थिक पत्रकारों द्वारा उस तुरंत नहीं, लेकिन कुछ दिनों बाद एक समय देके वही 6 महीने बाद, साल भर बाद, आपने इतने-इतने दावे किए थे, कहाँ रोजगार है बताइए? अगर जब तक ये सब नहीं होगा तब तक ये लोग झूठे वादे करते ही रहेंगे इस तरीके से। देखिए, ये तो इसीलिए मैं कह रहा था कि जब आप जो लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन रेट काउंट करते हैं, आप ये कहते हैं कितना रोजगार है, कितनी बेरोजगारी है देश में, तो आप आप यही कहेंगे कि भाई बेरोजगारी तो 3-4% ही है, क्योंकि आप वो जो अंडर एम्प्लॉयमेंट नहीं काउंट करेंगे, जो उसको बेचारे लाचारी में काम कर रहा है उसको आप काउंट नहीं करेंगे, तो आप तो यही कहेंगे कि सिस्टम में देखो अब तो 4% ही बेरोजगारी है, तो मतलब कि जो बहुत अच्छा है हमारा तो सिस्टम चल रहा है। तो इसलिए मैं इसीलिए वो बात कह रहा था कि जो एक लाचारी है उसका फायदा उठा के कहते हैं कि जी इतने तो जॉब क्रिएट हो रहे हैं, है ना, फिर कहते हैं कि ईएसआईसी में इतना हमने जब एनरोल कर लिया, ईपीएफओ में हमने इतना एनरोल कर लिया, है ना, ये इस तरह से गोल गोल घुमा के वो बात करते हैं। पर जैसे कि आपने सही कहा कि अगर आपने एक प्रोजेक्ट लगाया, है ना, जैसे मेट्रो का प्रोजेक्ट लगाया तो उसकी वजह से कितने रोजगार पैदा हुए, पर उसके साथ आपको ये भी देखना है कितने रोजगार खत्म हो गए। आपने एक फैक्ट्री लगाई जिसमें आपने कोई आपने समझिए कि कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया जैसे कि लेदर गुड्स का, तो उसमें वो फैक्ट्री लगाने से कितनी फैक्ट्रियां और बंद हो गई छोटी, वो नहीं कोई विश्लेषण करता। बस ये कहते हैं कि हमने इतने लाख करोड़ रुपए खर्च किया, इसके ऊपर इतने जो करोड़ जो नौकरी बन जाएंगी, पर उसकी वजह से कितनी नौकरी खत्म हो गई, क्योंकि आजकल ऑटोमेशन और मैकेनाइजेशन हो रहा है। अब जैसे ट्रेड सेक्टर है तो आपका ई कॉमर्स आ गया, वो ई कॉमर्स में आप मतलब जो है बहुत ऑटोमेटेड है, तो वह रोजगार उतना पैदा नहीं होता जितना कि आपका जो ट्रेड सेक्टर में डिस्प्लेस हो रहा है, उससे जो लॉस हो रहा है, उस लॉस को कोई नहीं कैलकुलेट कर रहा। तो इसलिए ये जो कैलकुलेशन है ये कोई कर नहीं रहा, बल्कि एक मेरे पीएचडी स्टूडेंट ने कुछ इसका कैलकुलेशन किया था आज से 15-20 साल पहले, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ऐसा हो रहा है। तो उसमें यही बात आती है कि जो लॉस हो रहा है एम्प्लॉयमेंट का, उसको कोई कैलकुलेट नहीं करता है। तो जो अकाउंटेबिलिटी की बात आप कह रहे हैं, वो अकाउंटेबिलिटी सरकार तो कहती है नहीं नहीं, हमारे तो रोजगार अच्छा बन रहा है, अभी तो ईपीएफओ में देख लो, आप तो ईएसआईसी में देख लो, और फिर उनको सपोर्ट करने के लिए वो जो और इकोनॉमिस्ट को लगा देते हैं। तो जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाले जो रिसर्चर हैं वो उसमें बोल देंगे कि ये बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छे रोजगार पैदा हो रहा है। बाकी और जो सरकारी जो सरकार को फेवर करने वाले हैं वो भी यही बोलेंगे कि जी सब तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत अच्छा चल रहा है। तो इसलिए ये जो बात है वो सामने ऑडिट की बात तो आती नहीं है, बल्कि वो एक एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि वो लाचारी का एम्प्लॉयमेंट है, उसको लेके ये कहते हैं कि जी सब कुछ ठीक हो रहा है। हाँ, तो आप ट्रम्प के बारे में, अमेरिका के बारे में कह रहे थे। जी हाँ, तो मुझे लगता है कि अमेरिका को ये समझ आ गया है कि इस समय उसने बहुत जो देशों को नाराज कर दिया है, और इसलिए अब वो भी कोशिश होगी उसकी कि फिर हमें बांटे वो, जैसे उसने हर देश को बांट के एक्सट्रैक्ट किया कंसेशन, ईयू से एक्सट्रैक्ट किया कि आपका सामान हमारे यहाँ आएगा तो हम 15% लगाएंगे टैरिफ, हमारा सामान आपके यहाँ जाएगा तो आप 0% लगाएंगे, और आप $600 बिलियन हमारे यहाँ इन्वेस्ट करेंगे। तो बिल्कुल एक तरफा था। तो इसीलिए ईयू पे भी दबाव है, भारत पे भी दबाव है, बाकी जापान पे भी है, ईयू कोरिया ईयू ने पे। उसकी बात क्यों मानी? ईयू के देश तो भारत की तरह कमजोर देश नहीं है, वो तो दुनिया के विकसित देशों में आते हैं।
ईयू ने देखिए, उसकी बात क्यों मानी क्योंकि अमेरिका? ट्रम्प, हम में आपस में यूनिटी नहीं थी और हम्म, हमने सबने अलग-अलग नेगोशिएट किया और इसलिए अलग-अलग नेगोशिएट किया, हमें लगा कि हम उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं और हमें कंसेशन मिल जाएगा। भारत को भी यही उम्मीद थी फरवरी-मार्च में कि हमें चीन से और वियतनाम वगैरह से अच्छे टर्म मिलेंगे कि हम तो उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। ईयू को भी, तो इसलिए हमने सबने मिलकर नेगोशिएट नहीं किया उनसे, हमने सबको अलग-अलग किया। इसलिए ट्रम्प ने कहा अप्रैल में कि मैं 90 दिन में 90 जो एग्रीमेंट करूँगा। ये मतलब ये कि मैं हर एक से इंडिविजुअली नेगोशिएट करूंगा और ये इसमें बेगर दाई नेबर पॉलिसी थी कि भाई मुझे बेटर टर्म मिल जाएंगे और मैं दूसरे से बेहतर जो हो जाऊंगा। तो इसी के चलते हुए हमने भी इंडिविजुअल नेगोशिएशन किया, ईयू ने भी किया। हालांकि ईयू चाहता तो ये कर सकता था, पर ईयू की भी डिपेंडेंस है उन पे नेटो की वजह से, सिक्योरिटी की वजह से। तो इसलिए आपने देखा कि ईयू के जब नेता वहां पे मिलने गए, जर्मनी के चांसलर वगैरह, तो एकदम जब सामंतवाद के जैसे होता है ना कि राजा के सामने सामंत आगे बैठता है, उसी तरह से सारे के सारे वो स्टारमर साहब, यूके के बाकी और जो नेता गए सभी एकदम से उनके सामने सामंत की तरह बैठे रहे और उनकी बात सुनते रहे, उनकी डांट फटकार भी सुनते रहे। तो ये उन्होंने तोड़ लिया था। अब ऐसा लग रहा है कि बाकी सब देश आपस में नेगोशिएट करके कुछ डील कर लेंगे तो अमेरिका अलग पड़ जाएगा। तो मुझे लगता है ये फिर चाल है उनकी कि ये कहते रहो जिससे कि जो बाकी आपस में देश लोग जो नेगोशिएट ना करें और वो उनकी तरफ ही झुके रहें। तो इसका मतलब आपका कहना ये है कि जो यूरोपीय यूनियन से भारत जो डील कर रहा है, जो अब हो ही जाएगी जी डील, हाँ, डील क्या होगी इस पे देखना पड़ेगा, हैं? जी हाँ, लेकिन डील तो हो ही जाएगी, जी घोषित भी हाँ, हो गई है। उनको बुलाकर उनको मुख्य अतिथि भी बना दिया गया है जी हाँ। गणतंत्र दिवस पर। तो इससे ट्रम्प के ऊपर दबाव है। बिल्कुल, उनके ऊपर दबाव तो बढ़ रहा है क्योंकि कनाडा पे भी उन्होंने कहा चीन से आप नेगोशिएट कर रहे हो तो आपके ऊपर 100% हम टैरिफ लगा देंगे। फिर हुँ, कुछ अगले दिन उनका रुख बदला। तो हुँ, मतलब कोशिश में यही है कि भई आपस में चीन और जो कनाडा का ना हो। फिर अगले दिन उनको लगा कि भई बहुत सारे ऐसे जो देश हैं वो सब इधर-उधर जा रहे हैं, तो जब फिर आपस में तोड़ो, तो इसलिए फिर वो थोड़ा उन्होंने अपना रुख अपना सॉफ्टन किया। उसी तरह ग्रीनलैंड पे शुरू में तो उन्होंने कहा मैं ले लूँगा इसको। फिर वहाँ पे जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जाके उन्होंने कहा कि नहीं आप हमें दे दीजिए, हम मिलिट्री यूज से नहीं उसको ले रहे हैं। तो वो उनका मतलब रुख कुछ तो बदला है, वो कोशिश में है कि यूनिटी ना हो पाए बाकी देशों की, जिससे कि वो उनका जो चाहते हैं वो करते रहें। अच्छा, ये आमतौर पे जब से ट्रम्प आए हैं, तब से एक बात देखी जा रही है कि उन्होंने ट्रेड पॉलिसी को स्टेट क्राफ्ट का, यानी ट्रेड हाँ, पॉलिसी को इंटरनेशनल रिलेशंस का, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का, विदेश नीति का और जो उनका जो राज्य शास्त्र है, उनका जो स्टेट क्राफ्ट है, मतलब उसका एक औजार बना लिया है। जी हाँ, और वो लगातार जब से 20 जनवरी को उन्होंने शपथ ली है, तब से अभी तक पिछले साल 20 जनवरी को मतलब जी अब हाँ, 1 वर्ष हो चुका है पूरा उनका। पूरा, तब से वो हाँ। लगातार ट्रेड पॉलिसी को एक औजार के तौर पर या हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा विश्व इतिहास में पहले भी कभी हुआ है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में, जब ट्रेड पॉलिसी को इस तरीके से इस्तेमाल किया गया हो, जिस तरीके से ट्रम्प इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, ट्रेड पॉलिसी तो मुझे लगता है हरदम से ऐसी रही है, हुँ, क्योंकि ये तो डब्ल्यूटीओ के आने के बाद या गैट के आने के बाद ही ऐसा हुआ कि एक ये मल्टीलैटरल नेगोशिएशन हुआ। नहीं तो बायलैटरल ही होता था नेगोशिएशन और हुँ, उसमें मतलब जो ताकतवर देश थे वो कमज़ोर देशों को दबाई देते थे। हुँ, और कॉलोनाइज़ेशन में तो जो जो कॉलोनियल मास्टर्स थे, उन्होंने मार्केट कैप्चर किया ही, जैसे कि भारत का मार्केट कैप्चर किया ही ब्रिटेन ने। तो इस तरह से ये तो एक तरफ़ा होता ही था। कुछ आप समझिए कि गैट के आने के बाद कुछ कम से कम कुछ थोड़ा बहुत मल्टीलैटरल नेगोशिएशन में कुछ गिव एंड टेक हुआ। डब्ल्यूटीओ में भी कुछ गिव एंड टेक हुआ। हालाँकि हम लोग तो डेवलपिंग कंट्री यही बोलते थे कि ये तो हमारे खिलाफ जा रहा है। और जो अरे! उस डंक वक़्त तो हम लोग गैट के, डब्ल्यूटीओ के सबके बहुत खिलाफ बोलते थे। जी हाँ, तो बहुत इसीलिए नाराज़ तो हम लोगों को लगता था हम लोगों को लूटने का या हम लोगों के आर्थिक शोषण का ये दूसरे नए किस्म का कोलोनियलिज़्म है, हम लोग इस तरह की बात करते थे। जी हाँ, जी हाँ। बिल्कुल, हाँ, नहीं आपने सही कहा। उस समय हम लोग, क्योंकि उस समय भी हमें तो जैसे मैंने कहा ना, हाई टेक्नोलॉज़ी और लो टेक्नोलॉज़ी के बीच का जो था, उसमें टर्म्स ऑफ ट्रेड हमारे खिलाफ जा रहे थे। हुँ, तो इसीलिए हम लोग उससे नाराज़ थे हुँ, कि वो हमें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। लेकिन वहाँ पे हाई टेक्नोलॉज़ी, लो टेक्नोलॉज़ी का जो प्रॉब्लम था, उसकी वजह से ये समस्या आ रही थी। और जब डब्ल्यूटीओ आया तो भी हम लोगों ने खिलाफत की। डंकल ड्राफ्ट में जो एडवांस कंट्रीज़ की पोज़ीशन थी, वो तो मेन टेक्स्ट था।
जो हमारी डेवलपिंग वर्ल्ड की कंट्री थी वो तो एक जो सब टेक्स्ट था, वहां पे ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट में रखा गया था, और अंत में सब स्क्वायर ब्रैकेट को हटा के और मार्केश में साइन कर लिया हम लोगों ने सबने, क्योंकि जो एडवांस कंट्रीज ने हमें बोला यू टेक इट और लीव इट। अब हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि उन्हीं देशों के साथ तो हमारा सबसे ज्यादा ट्रेड है, हमारा ब्रिटेन के साथ, फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ, अमेरिका के साथ, तो हम छोड़ भी नहीं सकते थे। तो इसलिए कोर्शन था, यू आइदर एग्रीड फॉर बायलैटरल कोर्शन और मल्टीलैटरल कोर्शन, ये चॉइस यही थी कि मल्टीलैटरल। अच्छा, अब जब जब से चीन ने ज्वाइन किया तब से थोड़ी बाजी पलटी, क्योंकि फिर जो पलड़ा थोड़ा जो डेवलपिंग कंट्रीज का भारी पड़ गया, तो इतने ज्यादा नेगोशिएशन में हमको कंसेशन नहीं देने पड़े, उनको थोड़े बहुत और कंसेशन देने पड़े। लेकिन ट्रंप ने आके वो मल्टीलैटरल नेगोशिएशन खत्म कर दिया, अब वो सिर्फ बायलैटरल नेगोशिएशन कर रहे हैं। ये बायलैटरलिज्म जो था वो पहले भी होता था, कॉलोनियल पीरियड में तो हमारे मार्केट्स वगैरह कैप्चर करके हमें डी इंडस्ट्रियलाइज किया गया, तो हमारी जो इंडस्ट्री जो भी थोड़ी बहुत थी वो अब बहुत बड़े लेवल पे उसको हिट हुआ। तो इसलिए जब 1950 में हमारी आज़ादी मिली तो हमारे पास बहुत कम इंडस्ट्री थी, हमारे पास बहुत कम कैपिटल था, और इसीलिए जब बॉम्बे प्लान जब ये हुआ 1944 में, जो कांग्रेस की कमेटी थी इंडस्ट्रीज की, उन्होंने कहा हमारे पास कैपिटल नहीं है कि हम पब्लिक सेक्टर की जरूरत है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर हम बिल्ड नहीं कर सकते, उतना कैपिटल नहीं है। तो हमारे कैपिटलिस्ट क्लास ने ही कहा कि जब पब्लिक सेक्टर होना चाहिए, तो वजह उसकी यही थी कि इतना लूटा गया 150-200 साल में, जो दादा भाई नौरोजी वगैरह ने भी कहा कि हमारा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, यहाँ से रिसोर्सेज बाहर चले गए। तो मैंने अपनी जो इंडियन इकोनॉमी वाली किताब है उसमें दिखाया कि 1950 में अगर हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कंपेयर करें ब्रिटेन के इंफ्रास्ट्रक्चर से, तो 1950 में जो ब्रिटेन का इंफ्रास्ट्रक्चर था वो हमने सन 2000 तक भी नहीं अचीव किया, 50 साल के इंडिपेंडेंस और उसके बाद इतना जबरदस्त हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे कमजोरी आ गई थी। और वो तो तब जबकि ब्रिटेन ने पूरी तरह से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद रिकवर नहीं किया था। वर्ल्ड वॉर 2 में उनके ब्रिजेस पे, रोड्स पे, रेलवेज पे, सब पे बॉम्बिंग हुई थी, तो उन्होंने पूरी तरह रिकवर भी नहीं किया था। लेकिन उतना भी हमारा सन 2000 तक ये नहीं हुआ, तो यानी 50 साल का तो बैकलॉग था ही हमारा। तो इसलिए जो ये आप कह रहे थे, तो जितना भी ट्रेड होता था वो एक्चुअली एक स्टेट क्राफ्ट का ही हिस्सा था कि आप मार्केट कैप्चर करना है तो आप करिए। उसी तरह उन्होंने मार्केट कैप्चर किए, जैसे कई किताबें में बताते हैं लैटिन अमेरिका में कैसे मार्केट कैप्चर किए गए, अफ्रीका में कैसे मार्केट कैप्चर किए गए कॉलोनियल पीरियड में और उसके बाद में। तो ये सारी चीजें तो शुरू से ही हैं कि वो एक पॉलिटिक्स का हिस्सा, स्टेट क्राफ्ट का हिस्सा ये रहा। अब ट्रंप ने उसको दोबारा कर दिया बायलैटरल, जो मल्टीलैटरल हो गया था थोड़ा, जहाँ पे WTO राउंड्स में नेगोशिएशन होते थे डेवलपिंग कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में, तो वो उसने दोबारा उसको सब छोड़ के अब उसने कहा कि मैं खुद ही अपना नेगोशिएशन करूंगा। लेकिन एक बात नहीं समझ में आती है, जैसे आपने कहा कि चीन के आने से कुछ विकसित देश, जो विकासशील देश हैं, उनको थोड़ा सा फायदा इसमें हुआ है। इसके पीछे क्या कारण है, इसमें चीन की क्या भूमिका है? क्योंकि चीन ने जिन जिन देशों के साथ में अपने संबंध बनाए हैं, जैसे श्रीलंका के साथ बनाए हैं, दिखाई पड़ता है सामने, बर्मा के साथ है, मतलब जिन देशों के साथ है, तो वहां तो वो देश चीन के ऊपर, चीन के कर्जों में बुरी तरीके से दबे हुए हैं। चीन उनको अपने मोहरे की तरह इस्तेमाल करता है। चीन भी कोई कम ऐसा तो लगता नहीं है कि कोई विकसित देशों के प्रति उसके मन में कोई दया माया है, कोई वो तो अपने स्वार्थ में ही बिल्कुल इस्तेमाल करता है उनको। नहीं, देखिए ऐसा है कि दो तरह की चीजें हैं। हाँ, हाँ, दो तरह की चीजें हैं। जैसे कि आपका कृषि है, तो कृषि में जो कंसेशंस चाहते थे एडवांस कंट्रीज ना, तो उसमें जब आपका पलड़ा थोड़ा भारी हो जाता है तो आपको कंसेशन देने की जरूरत नहीं पड़ती। पर चाइना जो ट्रेड करेगा इंडिविजुअल नेशंस के साथ, वो तो एक अलग ही है। पर जो मल्टीलैटरल नेगोशिएशन में जहाँ पे कि नेगोशिएशन हो रहे हैं, जैसे लेबर के इशू पे, इन्वेस्टमेंट पे, आपके जो बाकी और सर्विसेज वगैरह पे, तो वहाँ पे क्योंकि हम जो डेवलपिंग कंट्रीज थे, चीन के आने से थोड़ा पलड़ा भारी हुआ, तो इतना कंसीड नहीं करना पड़ा। पर जब चीन इंडिविजुअल देशों से नेगोशिएट करेगा तो वो एक अलग चीज है। जैसे भारत के साथ उसका $102 बिलियन का सरप्लस है आज, तो यानी कि उसको बहुत फायदा हुआ, क्योंकि वो बड़ा स्ट्रेटेजिक थिंकर है। उसने मतलब वो 30, 35, 40 साल के आगे की बात सोच के चलता है। तो उसने अपनी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जबरदस्त की। आपने देखा कल्चरल रेवोल्यूशन में उनकी यूनिवर्सिटीज ध्वस्त हो गई, उनके इंस्टीट्यूशन ध्वस्त हो गए। वो तो मिड 70s के बाद से, डंग शाओपिंग के आने के बाद से उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन दोबारा स्टार्ट किया, उन्होंने हायर एजुकेशन वगैरह पे तवज्जो दी। उनके स्टूडेंट्स अमेरिका गए, यूरोप गए, वहां से सीख के वापस आए,
और आज उनकी यूनिवर्सिटीज टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में आ गई हैं। कुछ उसमें तो हार्वर्ड से भी आगे उनकी यूनिवर्सिटीज चली गई है। उनके जो पेटेंट्स जबरदस्त निकल रहे हैं, तो वो उनकी एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है जो बाकी और डेवलपिंग कंट्रीज की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग नहीं रही है। उनको पता था कि एक दिन अमेरिका उन पर दबाव डालेगा, तो पिछले वो 10 साल से अपना ट्रेड भी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तो इस साल टैरिफ के बावजूद उनका सरप्लस $900 बिलियन से बढ़ के $1.2 ट्रिलियन हो गया, जबकि बाकी देशों का जो सरप्लस कम हो गया। उनके जो रिजर्व्स थे जो डॉलर में थे, उसको गोल्ड की तरफ वो मूव कर रहे थे। तो सब तरह से वो बड़े स्ट्रेटेजिक थिंकर हैं, वो लॉन्ग टर्म में सोचते हैं, बाकी देश और लॉन्ग टर्म में नहीं सोचते। तो इसलिए वो जब बाकी देशों को भी अपने साथ जोड़ने के लिए उन्होंने सब जगह लोन देना शुरू कर दिया। अफ्रीका में लोन $50 बिलियन का दे दिया, श्रीलंका में कर दिया, बाकी सब देशों के साथ। तो लिंक भी बना रहे हैं और जब वो टक्कर भी दे रहे हैं ट्रंप को। तो अगर ये तो बिल्कुल साफ दिखाई पड़ता है कि चीन दूरगामी दृष्टि से सोचता है। तो ट्रंप की ये जो पॉलिसी है जो 1 साल में दिखाई पड़ी है हम लोगों को, अब तो उसका सब कुछ स्पष्ट हो गया, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि स्पष्ट होना बाकी हो। इस पॉलिसी को आप लॉन्ग टर्म की दृष्टि से किस रूप में देखेंगे? क्या अमेरिका भी तो लॉन्ग टर्म थिंकर है? वरना अमेरिका इतने दिनों तक द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया का बेताज का बादशाह कैसे बना रह सकता था? देखिए, मेरा मानना है कि जो ट्रंप कर रहे हैं वो कैपिटलिज्म को एक्सपोज कर रहे हैं। जो कैपिटलिज्म का रॉ फेस, अभी तक कैपिटलिज्म एक मतलब आर्म्स लेंथ अप्रोच की वर्ल्ड बैंक के जरिए किया, IMF के जरिए किया, WTO के जरिए किया, कि भाई जो उनकी नीतियां हैं वो तो सारी नीतियां जो US के उससे ही होती थी, लेकिन अब उसको हटा के वो सीधे सीधे डायरेक्ट कर रहे हैं। मेरा मानना है ये बहुत शॉर्ट टर्म पॉलिसी है। इससे उनका जो मतलब एक साख थी दुनिया में वो कमजोर पड़ी है। अब देश उनकी बात मानने को तैयार नहीं होंगे, वो दबाव में जरूर मानेंगे, लेकिन धीरे धीरे कोशिश है जैसे कि डॉलर से हट जाए। तो डॉलर की साख कम हो गई तो डॉलर में गिरावट आ गई, इसलिए गोल्ड में लोग जाने लगे, तो गोल्ड के दाम बढ़ गए, सिल्वर के दाम बढ़ गए। तो अमेरिका को इससे धक्का लगेगा। अमेरिका में जो वहाँ पे पब्लिक है उसको भी धक्का लग रहा है, वहाँ पे दाम बढ़े हैं, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो उनको तो फायदा ये हुआ कि इधर 1 साल में जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं वो बहुत तेजी से बढ़े, क्योंकि टेक्नोलॉजी में बहुत इन्वेस्टमेंट हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, इस सब में। तो टेक स्टॉक्स के बढ़ने से वहां पे ऐसा लगा कि अर्थव्यवस्था में गिरावट नहीं आई, क्योंकि उसमें $500-600 बिलियन तो मतलब टेक कंपनीज ने इन्वेस्ट किया, बाकी अमेरिकन गवर्नमेंट कर रही है। फिर वो कह रहे हैं कि ये सबसे कि भाई जो कैपिटल अमेरिका का बाहर है वो अंदर आ जाओ, तो उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट हुआ। तो जो हम लोग को लग रहा था कि वहां पे स्टैग्फ्लेशन हो जाएगा, रिसेशन हो जाएगा, और रिसेशन नहीं आया है, पर दाम बढ़ रहे हैं और रोजगार की भी समस्या बढ़ रही है। तो इसलिए जो परेशानी है अमेरिका की वो उनकी नीतियों की वजह से है, और जो नीतियां वो अपना रहे हैं उससे वो लॉन्ग टर्म की कोई नीति सामने नजर नहीं आती है। लॉन्ग टर्म की नीति तो होती तो वो जिस प्रकार से मल्टीलैटरलिज्म के जरिए कर रहे थे वही उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल था, पर अभी वो बहुत शॉर्ट टर्मिस्ट पॉलिसी आ गई है उनकी, और कैपिटलिज्म का रॉ फेस जो है वो सामने नजर आ रहा है, जिससे कि जो अब सबको क्लियर हो गया है कि कैपिटलिज्म इसी तरह चलता है। केवल अमेरिका तो पूंजीवादी देश है नहीं। जी हाँ, मेरे ख्याल से दुनिया में अब कोई समाजवादी देश है, ये तो अपने आप में बहुत एक ऐसी बात है, इस पर भारी सवालिया निशान लगा हुआ है। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत जरूर है, लेकिन चीन में कोई कम्युनिज्म तो है नहीं। जी हाँ, की पहली स्टेज समाजवाद वो भी नहीं है चीन में। जी हाँ, जी हाँ, वो भी पूरी तरीके से जो हाँ, बाजार का उसमें स्टेट कैपिटलिज्म जरूर है वहां पे, मतलब जी एक हाँ, पार्टी की हुकूमत है, लिबरल डेमोक्रेसी नहीं है, ये सही बात है, लेकिन बाकी तो चीन में कुछ नहीं है। सही रूस बात, का ये खत्म हो चुका है, मेरे ख्याल से क्यूबा में भी नहीं है, कहीं भी नहीं है अब तो वो जी हाँ, तो पूंजीवाद तो किस्म किस्म का सभी जगह है। तो सही इसमें बात, हाँ, तो इसमें ट्रम्प उसका रॉ फेस क्या दिखाएंगे? मतलब वो तो सभी जगह पूंजीवाद है, हर एक अपने अपने और हर पूंजीवाद की अलग अलग विशेषता है। तो चीनी पूंजीवाद की अलग विशेषता है, तो सब पूंजीवाद को अलग अलग चेहरे हैं उसके। नहीं, तो रॉ फेस का मेरा मतलब है कि अभी तक ये था कि भाई हम सबके हित में काम कर रहे हैं, एक आर्म्स लेंथ करके वर्ल्ड बैंक जो दुनिया के हित में काम कर रहा है, IMF काम कर रहा है, जबकि एक्चुअली वो हित तो जो एडवांस कंट्रीज है उनका हित प्रमोट कर रहे थे। तो अब वो खत्म करके अब यही हो गया है कि अब वो रॉ फेस ऑफ कैपिटलिज्म मतलब सीधे सामने आ गया है। तो ये जो समस्या है, ये जो अभी हमारे सामने आ गई है, मैं उसके लिए कह रहा था मतलब आप कि लिबरलिज्म ये जो लिबरलिज्म का जी उदारतावाद हाँ, का जो पर्दा था, है? हाँ, और
ये जो विश्व की खुशहाली में अमेरिका की अपनी भागीदारी का दावा जो था, जी हाँ, ये सब समाप्त हो गया है, सारा पर्दा बिल्कुल, हट गया है। और बिल्कुल, पर्दा हट गया है, सही हाँ, बात है। और कैपिटलिज्म का उसका उसका मुनाफाखोर चेहरा सामने आ गया है पूरी तरीके से। और उसका असर ये होगा कि कैपिटलिज्म का क्राइसिस बढ़ेगा, क्योंकि हम्म, कैपिटलिज्म जो है आज जो एआई वगैरह के आने से जो अनएम्प्लॉयमेंट इतनी जबरदस्त बढ़ेगी कि हम्म, उसमें जब बेरोजगारी जो है वो जब बढ़ेगी तो उसको जो समाधान करना बहुत मुश्किल होगा। तो कैपिटलिज्म कोशिश करेगा, लेकिन इस सब में उसका समाधान नहीं निकलेगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि कैपिटलिज्म का क्राइसिस काफी तेजी से अब बढ़ने वाला है, खासकर ये ऑटोमेशन से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, इससे तो बहुत ज्यादा परेशानी में आ जाएगा। और ये जो रॉ कैपिटलिज्म है उसमें कोई समाधान नहीं है उसका। जी, जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रोफ़ेसर अरुण कुमार। मेरे ख़्याल से ईयू के साथ भारत की जो डील होने वाली है और ट्रम्प जिस तरीके से एक डील का वाणिज्य समझौते का नज़ारा दिखाते रहते हैं, उसके रहस्य क्या हैं? दरअसल उसके पीछे मंसूबा क्या है? ये आपने अपने विश्लेषण में स्पष्ट किया और आपके तो वीडियो हमेशा ही नई परख के दर्शकों में काफ़ी लोकप्रिय होते हैं। वो लोग इंतज़ार करते हैं कब प्रोफ़ेसर अरुण कुमार आएँगे और देश और दुनिया की पॉलिटिकल इकोनॉमी के बारे में अपना विश्लेषण हमें बताएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रोफ़ेसर। धन्यवाद। जी। आपकी वजह से ही होता है। अरे नहीं, बिल्कुल आपकी वजह से